नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। भारत ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में 28 तारीख को एक ऐसी घटना होने जा रही है जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की हो। मेरे पीछे जो आप ट्विन टावर देख रहे हैं, रविवार को यानी 28 अगस्त को इसे एक बड़े धमाके के साथ उड़ा दिया जाएगा। पूरी दुनिया सांसें रोककर कुछ सेकंड्स में होने वाले इस धमाके का इंतजार कर रही है। कहीं कौतूहल है, कहीं अचरज है, तो कहीं एक लंबा इंतजार है, क्योंकि लंबे समय से कुछ लोगों ने ये लड़ाई लड़ी थी और इसके बाद अवैध तरीके से बनाई गई ये गगनचुंबी इमारत गिरा दी जाएगी। इस पर हम बातचीत करेंगे, हर एक एंगल से इसको आपको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सबसे बड़े धमाके की सबसे बड़ी कवरेज टीवी 9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़ेंगे स्टूडियो में। मेरे साथ मौजूद रहेंगी सुरभि और साथ ही अंजलि, जो तमाम बारीकियां इस पूरे विषय की आपको समझाएंगी। साथ ही हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल भी जुड़ा हुआ है। मैं परिचय कराना चाहूंगा आपका अपने मेहमानों से। मेरे साथ आलोक जी हैं जो कि टाउन प्लानर हैं, और साथ ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राहुल शर्मा, जो कि स्वास्थ्य से जुड़ी जितनी भी चिंताएं हैं उसके बारे में बताएंगे। मेरी दूसरी तरफ है दीवान सिंह, जो कि पर्यावरणविद हैं, और साथ ही एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनिल सच्चर जी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है RWA के, और वो बताएंगे कि कैसे इस लड़ाई की शुरुआत हुई और आज जब 28 तारीख को इस गगनचुंबी ट्विन टावर को ब्लास्ट के जरिए उड़ाया जाना है, तो यहां तक पहुंचने का सफर कैसा रहा। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर इस वक्त की ये कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे इशारा कर रही हैं कि वो पल नजदीक है, यानी कि रविवार को 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे धमाके के साथ इस ट्विन टावर को उड़ा दिया जाएगा। एक सबसे बड़ा अपडेट लगातार जो टीवी 9 भारतवर्ष आप तक पहुंचा रहा है। उल्टी गिनती शुरू हो गई है नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर को गिराने की, और सुबह 7 बजे से इसकी तैयारी शुरू की जाएगी। शाम तक ये तैयारी चलेगी, यानी कि ब्लास्ट होने के बाद भी शाम तक इसकी तैयारी चलेगी। पूरा मुआयना किया जाएगा ब्लास्ट होने के बाद भी। और देखिए, कुछ बड़ी बातें मैं आपको जल्दी से बताना चाहूंगा इस पूरे ऑपरेशन को लेकर, जिसको जल्दी से हम आप दर्शकों को पहुंचाते हैं। क्या है ये पूरी स्थिति जिसको लेकर पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त इस सेक्टर 93A के इस ट्विन टावर पर आकर टिकी हुई हैं। तो बड़ी बात क्या है, कल दोपहर 2:30 बजे धमाके के साथ सिर्फ कुछ सेकंड्स में इस ट्विन टावर को उड़ा दिया जाएगा। दोनों टावर कल गिराए जाने हैं। तीसरी अहम बात, 9 सेकंड में एक धमाके के साथ ये ट्विन टावर धराशायी हो जाएंगे, ध्वस्त हो जाएंगे। और दोनों टावर में कुल 62 मंजिलें हैं। जी हां, 62 मंजिलों को गिराना है। और एक टावर की बात करें वो 32 मंजिला है, दूसरे टावर की बात करें वो 30 मंजिला है। 3700 किलो बारूद यानी विस्फोटक इसमें भर दिया गया है। इसके लिए 9000 से ज्यादा होल्स भी इसमें बनाए गए हैं और इनके जरिए इसको ध्वस्त किया जाएगा। आपको एक और आश्चर्यजनक बात बताते हैं कि कुतुब मीनार से भी ऊंचे हैं ये ट्विन टावर। जी हां, इनकी ऊंचाई कुतुब मीनार से, दिल्ली के कुतुब मीनार से, जिसको दुनिया में कीर्तिमान की तरह देखा जाता है, उससे भी ज्यादा ऊंची ये इमारत है। और टावर को गिराने में करीब 17.55 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, यानी 17 करोड़ 55 लाख खर्च हो रहा है इस इमारत को गिराने में। तो ये बड़ी जानकारियां, बड़े पॉइंट्स, बिग पॉइंट्स हम आपको दिखा रहे थे। ड्रोन ग्राफिक्स जिसे हम कह रहे हैं, देखिए आप पूरे एक ओपन एनवायरनमेंट में हम बैठे हुए, बिल्कुल उसी के बैकग्राउंड में, उसी ट्विन टावर के बैकग्राउंड में, जहां इस ग्राफिक्स के माध्यम से ये सारी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम मेहमानों से भी इस पर हम बातचीत करेंगे। सर, पहला प्रश्न जो है आपसे मैं लूंगा, लेकिन चूंकि एनवायरनमेंट की बात हो रही है, चिंताएं उसकी हैं, लेकिन एक चीज सर, एक कमेंट जल्दी से, ये जो लीगल लड़ाई रही है, अब तो बस कुछ ही घंटे का इंतजार है। व्हाट इज द फीलिंग ऑफ दिस मोमेंट, यानी कि अब वो घड़ी करीब है जिसके लिए आपने लंबी लड़ाई लड़ी। सर, अपना माइक ऊपर करें। We are lucky that we have got a matter of subsidies approved by the Supreme Court, and accordingly the things have been taken up.
नो अवर सोसाइटी वाज द बेस्ट सोसाइटी इन हिंदी में हमारे हमारी सोसाइटी जो है इट इज़ द बेस्ट, जो यहाँ का सबसे बेस्ट एरिया है इन द नियर बाई टू द साउथ दिल्ली। अब हमारी ये बीच में रुकावट आई थी टॉवर्स की, वो हट जाएगी एंड विल बी अगेन वेरी हैप्पीएस्ट, ऑल रेजिडेंट्स विल बी वेरी हैप्पी टू सी ऑल दिस गो सर, अंतिम घंटों की तैयारी क्या हो रही है रेजिडेंट्स की तरफ? रेजिडेंट्स हम लोग प्लान्स बना रहे हैं एवैक्यूएशन का, और अपनी सर्विसेज को पहले हम क्लोज करेंगे स्टेप बाय स्टेप, सेफ एवैक्यूएशन होगा, और फिर उसके बाद जैसे ही हमें क्लियरेंसेस मिलेंगी उसके बाद हमें सबसे पहले प्रायोरिटी हम RWA कर रही है रेस्टोरेशन ऑफ सर्विसेज आल्सो इस सीक्वेंस आफ्टर द अप्रूवल। जब CBRI और इनिशियल स्टेज पे आएंगे ये लोग, उसके बाद हमारी सिक्योरिटी आएगी और उसके तुरंत बाद हमारी मेंटेनेंस टीम्स आएंगी। आफ्टर ऑल इनिशियल चेक्स हम लोग सबसे फर्स्ट हमारी यही रहेगी कि हम लोग सर्विसेज को जल्द से जल्द रिस्टोर करें, बिजली, पानी, लिफ्ट्स। उसके बाद हमारे जो सारे नाम जो हमारे रेजिडेंट्स हैं वो दे विल कम। ठीक है सर, पूरे प्रकरण में का सबसे बड़ा संदेश क्या है? देखिए, आलोक कुमार फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन से हूँ और कई सारे टाउन प्लानिंग में सरकार को सजेशंस के लिए देता रहता हूँ। ये तो भ्रष्टाचार की जननी के ये इमारत अब तो बिल्डर और अथॉरिटी के साठगांठ की प्रतीक बन गई है। अब तो जहाँ भी करप्शन की बात होती है उसमें इस इमारत की चर्चा होगी, आगे भी होती रहेगी। ये तो अब एक एग्जाम्पल सेटर बन गया है। लेकिन इन सबसे बड़ी बात जो मैं पहले भी दोहराया हूँ आपके चैनल पे भी और भी, कि भाई इन सारे करप्शन को सबके सामने लाने में RWA ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट में कुणाल रवि सिंह एक बहुत ही जुझारू लॉयर है, उसने अच्छी लड़ाई लड़ी और RWA का सपोर्ट रहा और कांस्टेंट सपोर्ट रहा। उसके बाद ये डिसीजन आया आज के डेट में और सुप्रीम कोर्ट ने डिमोलिशन भी दिया। लेकिन इन सब के बावजूद भी मैंने कहा कि ये सब लोग जानते हुए कि इसमें इतना बड़ा करप्शन हुआ, इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट हुआ अथॉरिटी का, फायर डिपार्टमेंट का, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट का, क्योंकि अपार्टमेंट ऐसे नहीं बन जाता, ढेर सारे उसको प्रोविजनल NOC लेने पड़ते हैं, प्रोविजनल NOC लेने पड़ते हैं। और प्रोविजनल NOC लेने के बाद उनका काम होता है कि अपार्टमेंट को फ्लोर बाई आके चेक करते रहना, क्योंकि प्रोविजनल NOC इसी बात की दी जाती है, फाइनल NOC लास्ट में दी जाती है, लेकिन प्रोविजनल दी जाती है। वो ये चेक करते रहे कि मैं वही कह रहा हूँ कि कई साल ये ये तो एक कमेटी ऐसी बननी चाहिए जिसमें जितने सारे लोग, मैंने सुना कि 3 चीफ फायर ऑफिसर सस्पेंड हुए हैं, लेकिन केवल उनकी बात नहीं है, CFO के अंडर में ढेर सारी इन्फोर्समेंट की टीम रहती है, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके अंडर में इन्फोर्समेंट की टीम रहती है। तो कहाँ के उतने सारे ऑफिसर? लेकिन ये भी तो है कि एक पूरा का पूरा चेन भी एक्सपोज हुआ है। हाँ, एक दो लोग नहीं बल्कि पूरा का पूरा चेन एकदम एक्सपोज हुआ है। बट एक्सपोज होना ही सॉल्यूशन नहीं है। आप एक्सपोज होने के बाद अगर कार्रवाई नहीं कर पाते हो, केवल सस्पेंशन करके छोड़ देते हो, सब हाई कोर्ट से कुछ दिन में जाके स्टे ले आएंगे। कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, एक आदमी अरेस्ट नहीं चाहिए। ठीक है। और देखिए, इस वक्त एक अहम खबर है, अंजलि के पास चलेंगे सीधे स्टूडियो। अंजलि, ओवर टू यू। बिल्कुल रवि, लगातार वो प्रिकॉशनरी मेजर्स अपनाए जा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सोसाइटी के लोगों को दूसरी जगह पर शिफ्ट होना शुरू हो गया है। तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। ट्विन टावर के पास किसी को रहने की परमिशन नहीं दी गई है, इजाजत नहीं है। सोसाइटी में लोगों के आने जाने पर भी रोक लगा दी गई है। 30 मिनट यानी कि आधे घंटे तक सोसाइटी का जो मेन एंट्री गेट है वो क्लोज रहेगा, बंद रहेगा। 500 मीटर के दायरे में किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगी। तो देखिए, वो सारी सावधानियां बरती जा रही हैं कि जब इस बिल्डिंग को, बहुमंजिला इमारत को धराशायी किया जाएगा, उस दौरान जो आसपास रहने वाले लोग हैं, जो आसपास की सोसाइटी है, उनको ये सारे नियम बताए गए हैं और अभी से इन नियमों का पालन भी शुरू कर दिया गया है। बिल्कुल अंजलि, तो नियमों का पालन, एक पूरा का पूरा प्रोटोकॉल है जिसको फॉलो किया जा रहा है तमाम लोगों की तरफ से। लेकिन जो धमाके की बात की जा रही है, यानी कि 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे, बार मैं ये आपको समय इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको भी याद रहे कि करप्शन की इमारत में जब धमाका होगा तो हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया देखेगी। तो दोपहर 2:30 बजे जब ये 9 सेकंड का धमाका होगा, उस धमाके से ठीक पहले की क्या तैयारियां, ड्रोन ग्राफिक्स के जरिए हम आपको जल्दी से बताते हैं क्या है ब्लास्ट के पहले की तैयारियां। जरा सुनिएगा गौर से, बड़े पॉइंट्स है इसके। सोसाइटी के लोगों को आने जाने पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी जाएगी, यानी कि अभी से जो तैयारियां चल रही हैं, सुबह के 7 बजे तक पूरी तरह से सोसाइटी खाली हो जाएगी और यहाँ किसी तरह का भी मूवमेंट नहीं होगा। और देखिए, 500 मीटर तक सोसाइटी को खाली कराया गया है और 30 मिनट तक सोसाइटी का एंट्री गेट बंद रहेगा। करीब
करीब 7,000 परिवार घरों से बाहर रहेंगे। उस दौरान जो सेफ लोकेशंस पे वो रहेंगे। जब ये पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही होगी, शाम 4 बजे कुछ लोग सोसाइटी के बाहर रहेंगे और परिवार सुबह से ही, रविवार सुबह से ही यहाँ पर बिजली, पानी, इन सब की सप्लाई काट दी जाएगी। सोसाइटी की छत पर जमा होना भी मना होगा और वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी ये सब करना मना होगा, इस पर बैन रहेगा। बालकनी में भी खड़े होने की मनाही रहेगी। खिड़की और दरवाजों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। सोसाइटी का कॉमन एरिया भी सील रहेगा। लिफ्ट रूम, एसी रूम और मोटर रूम ये सभी सीज किए जाएंगे, यानी कोई भी रिस्क नहीं लिया जाएगा। इस सब को देखते हुए इतनी प्लानिंग की गई है कि किसी भी तरीके का कोई खतरा ना हो। और देखिए जो बड़ी बात ये है वो ये है कि सोसाइटी के सभी लोग लंबे समय से इस प्लानिंग का हिस्सा रहे हैं और एक एक प्रोटोकॉल को वो फॉलो करते रहे हैं। डॉक्टर साहब, आखिरी वक्त में क्या बड़ी सावधानियां रखी जाए, ये सवाल आपसे। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ हमें इन्वायरमेंट देखना है बल्कि जो लोग वहाँ पर हैं, क्योंकि जब ये बिल्डिंग ब्लास्ट होगी और गिरेगी तो करीब जो एक जिसको प्लूम बोलते हैं कि जो डस्ट का प्लूम बनेगा वो काफ़ी टाइम तक डस्ट में सस्पेंडेड रहेगा एयर में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हवा बहुत तेज़ चल रही है तो उस सस्पेंशन को दूर तक जाने की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। जो हमने सर्कल बनाया है वो आधा किलोमीटर का बनाया है, लेकिन अगर बारिश नहीं होती और ये हवा इतनी तेज़ चलती रहती है तो ये डस्ट प्लूम बहुत दूर तक जा सकता है और आसपास की सोसाइटियों को भी प्रभावित कर सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि जिन लोगों को पहले से बीमारियां हैं, स्पेशली एलर्जी, एस्थमा, COPD, लंग की डिसीज़, ILDs, पोस्ट कोविड ग्रस्त लोग हैं, उन लोगों को प्रॉपर सावधानियां बरतनी है अपनी। जो भी लोग अपनी दवाइयां लेते हैं उनको लेने और एक्सपोजर से जितना हो सके दूर रहें। ऑल्दो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ कर दें, लेकिन जितना इस डस्ट से हम दूर रहेंगे उतना इम्पॉर्टेंट रहेगा और अपनी दवाइयाँ रेगुलर लेनी पड़ेगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ऐसा नहीं है कि आधा घंटे का प्रोसेस है और उसके बाद सब कुछ ठीक रहेगा जी। जैसा कि हम बात करते हैं कि डस्ट पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, जिसमें PM 2.5, PM10 की बात करते हैं, तो ये सस्पेंडेड पार्टिकल डेज तक रह सकते हैं वातावरण में, जिसके लिए हमें प्रिकॉशन और ज़्यादा लेना पड़ेगा। अगर किसी भी आदमी को इसके बाद ऐसा लगता है कि उसको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आ रहे हैं, आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, सो प्रोबेबली मेडिकल इंटरवेंशन भी अप्रोप्रिएटली सजग रहने की ज़रूरत है इस वक्त। और इसके लिए फेलिक्स हॉस्पिटल में भी फेलिक्स हॉस्पिटल एंड आई एम फ्रॉम यथार्थ हॉस्पिटल। यथार्थ हॉस्पिटल भी पूरी तरह से प्रिपेयर है। इसमें अगर उसको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें बेड बुक किए गए हैं जो कि रिजर्व रखे जाएंगे। ठीक है। और देखिए जिस तरह से हम बता रहे हैं आपको एक एक बिंदु कि किस तरह से स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताएं हैं लोगों की और ऐसे में लोग क्या सावधानी रख सकते हैं, लेकिन एक मसला प्रदूषण का भी है। क्या चिंताएं हैं प्रदूषण को लेकर, पर्यावरण को लेकर? बड़ी जानकारियां, सीधे चलते हैं अंजलि के पास। बिल्कुल रवि, सबसे बड़ी चिंता है एयर पॉल्यूशन की कि अगर विस्फोट होता है, धराशायी किया जाता है इस बहुमंजिला इमारत को तो वायु प्रदूषण होगा। देखिए, रोकथाम के लिए भी बड़ी तैयारी की जा रही है कि वायु प्रदूषण ना हो। इसके लिए नोएडा में 15 ऐसे जगह हैं जहां पर एंटी स्मॉग गन भी तैनात किए गए हैं, लगाए गए हैं। नोएडा प्रशासन ने वाटर टैंकर का भी इंतजाम किया है। जरूरत पड़ने पर और एंटी स्मॉग गन लगाई जाएंगी। तो ये वो सावधानियां बरती जा रही हैं, खास करके एयर पॉल्यूशन को देखते हुए। कहा जा रहा है कि नोएडा प्रशासन वाटर टैंकर का इंतजाम कर रहा है और सिर्फ इतना ही नहीं, वायु कम से कम प्रदूषित हो इसके लिए एंटी स्मॉग गन भी लगाई जाएंगी ऐसी 15 अलग अलग जगहों पर। तो ट्विन टावर्स को गिराने का आखिर ये फैसला लिया क्यों गया, इस बारे में भी आपको डिटेल इनपुट दे दे कि आखिर क्यों गिराए जाएंगे ट्विन टावर। ये पूरा मामला आपको हम बता देते हैं, क्योंकि 2002 में नोएडा अथॉरिटी ने सोसाइटी बनाने की जो परमिशन दी थी उसके तहत इस मामले को लेकर सवाल उठाए गए थे। हालांकि बता दें 14 टावर, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने को मंजूरी मिल भी गई थी, लेकिन जिस सेक्टर 93A में इसकी जो प्लेसमेंट है, यानी सुपरटेक को जमीन जब ये आवंटित की गई थी जिस जगह पर, जून 2006 में अतिरिक्त जमीन यहां पर आवंटित की गई थी और इसकी बाकायदा परमिशन ली गई। हाउसिंग सोसाइटी में बदलाव को लेकर भी बाकायदा परमिशन ली गई, लेकिन मूल योजना में बदलाव कर खरीदारों की इसको लेकर सहमति नहीं ली गई। अब योजना में अपने ग्राहकों को ग्रीन एरिया जरूर दिखाया गया था। 2009 में ही गैर कानूनी तरीके से ट्विन टावर बनाने भी शुरू कर दिए गए और धोखे से ग्रीन एरिया पर 2 बड़े टावर खड़े कर दिए गए।
इस बीच रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस की तरफ से इसका विरोध जताया गया और 2010 में ही RWA ट्विन टावर को लेकर कोर्ट का रुख कर चुकी थी। अब मानकों के मुताबिक दोनों टावर्स के बीच में 16 मीटर की दूरी भी बेहद जरूरी थी और मानकों को अनदेखा जिस तरीके से किया गया वो तमाम तथ्य कोर्ट के सामने भी रखे गए। मानकों को अनदेखा कर टावर में 9 मीटर दूरी रखी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब अगस्त 2021 में दोनों टावर्स को गिराने का आदेश दिया तो एक बड़ी राहत लोगों को जरूर मिली, क्योंकि एक लंबी लड़ाई कोर्ट में लड़ी गई है, जिसके बाद कोर्ट का यह बड़ा फैसला आया है। इस बीच आपके लिए बहुत जानना यह जरूरी भी है, हम बताते हैं कि दोनों टावर कितनी ऊंचे हैं, कितने बड़े हैं और इन दोनों टावर्स को लेकर एक एक इंफॉर्मेशन यहां हम देर रहे हैं कि किस तरीके से एपेक्स टावर जो कि 102 मीटर बड़ा बताया जा रहा है, इसी के साथ है ये सियान टावर जो कि 95 मीटर है। अब जिस बात का रवि यहां पर जिक्र कर रहे थे, हम कुतुब मीनार की ऊंचाई का हमेशा यहां पर जिक्र करते हैं, तो कुतुब मीनार है 73 मीटर, जबकि इन दो टावर्स को जो गिराने का फैसला लिया गया है इसमें से एक है ये सियान टावर जो है 95 मीटर और एपेक्स टावर 102 मीटर 102, जबकि इंडिया गेट भी अगर आप देखेंगे तो ये 42 मीटर का है। तो बड़ी गगनचुंबी ये इमारतें और इसको लेकर कोर्ट में चली लंबी लड़ाई और उसके बाद कोर्ट का ये बड़ा आदेश और साथ ही अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दोपहर 2:30 बजे का लोगों को तो इंतजार है, लेकिन किस तरीके से ये पूरी प्लानिंग की गई इस पर TV9 भारतवर्ष ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की। मेरे सहयोगी रवि जो कि आपको डायरेक्ट उस लोकेशन से रिपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ वो तमाम गेस्ट हैं। और रवि, मैंने वो आपकी वो रिसर्च और एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत भी देखी है जिसको लेकर ना सिर्फ लोगों के शायद कंसर्न दूर हुए हैं, लोगों के बीच जो उत्सुकता थी ये जानने की कि क्या ये वाकई मुमकिन है, संभव है। बड़ी चुनौती यही कि एक रेजिडेंशियल एरिया है। बिल्कुल सुरभि, देखिए ये सारी चिंताएं, ये सारे कंसर्न्स हमने एडिफिस के प्रोजेक्ट मैनेजर के सामने भी रखी थी कि क्या ये 100% सेफ है। तो अब तक के जितनी भी हिस्ट्री है इस तरह के डेमोलिशन की, उसमें उन्होंने कहा कि हाँ ये सेफ है क्योंकि बहुत ही कंट्रोल तरीके से किया जाता है और सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है। पूरी एक चेकलिस्ट होती है। देखिए जब हम और आप बात कर रहे हैं, यानी कि कल जो 25 तारीख के लिए जो मॉक ड्रिल की बात कही गई थी, 25 तारीख से ही कंपनी के जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, वो एक पूरी चेकलिस्ट पे काम कर रहे हैं और सबको वेरीफाई किया जा रहा है। हर दिन उसकी एक तरीके से ड्रिल की जा रही है, एक्सरसाइज की जा रही है, ताकि जब 28 तारीख को ये इग्निशन किया जाए, इसको डेटोनेट किया जाए, तब कभी भी कहीं भी किसी तरीके की मिसहैपनिंग ना हो, किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो, ये सारी सावधानी रखी जा रही है। लेकिन दीवान जी ये एक चीज़ बताइए, ये सारे अपने जगह पे हमने सारे मानकों की बात की, पर्यावरण से जुड़े किन मानकों की इसमें सीधे अनदेखी आपको नजर आई? देखिए सबसे बड़ी बात तो इसमें यह है कि एक जो कैलकुलेशन जो करते रहते हैं हम, इतने करोड़ों का नुकसान हो रहा है बिल्डर का या सरकार का, लोगों का, मॉनिटरी कैलकुलेशन। हाँ मॉनिटरी। सबसे पहले ये देखने चाहिए कि इतने रिसोर्सेज यहाँ कंज्यूम हो चुके हैं, इतना आयरन स्टील, इतना कंक्रीट, इतना पानी कंज्यूम हुआ है, इन सबको रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने में, यहाँ तक लाने में, इतना जो पर्यावरण का जो कंजम्पशन हुआ इसमें, जिसके अगर नदियाँ पॉल्यूट होते हैं, ग्राउंड वाटर पॉल्यूट होता है, जंगल कटते हैं, वो सब इन्हीं के लिए होता है। तो इतना इसका फुटप्रिंट इतना हैवी है कि उसके बारे में कभी कोई डिस्कशन नहीं है, कोई मेन स्ट्रीम में इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती है कि इसकी कॉस्ट क्या आ रही है हमारे ऊपर। जी, तो ये एक बहुत ज़रूरी है जो डिबेट में से मिसिंग हो रहा है। कि तो आप ये कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट के जिस कॉस्ट पर ये इमारतें खड़ी की जाती हैं, गिरा दी जाती हैं, ठीक है उसके लीगल एस्पेक्ट अलग हैं, फाइनेंशियल एस्पेक्ट हैं, लेकिन जिस कॉस्ट पे ये सब हो रहा है उसकी भरपाई नहीं हो सकती और उस पर कोई चिंता नहीं हो। बिल्कुल उसकी भरपाई नहीं हो सकती और वो हमें बिल्कुल ध्यान में रख के, पैसों की फिर भी भरपाई हो सकती है, उसकी नहीं हो सकती, उसकी नहीं हो सकती है। वो इरिवर्सिबल डैमेज है जो हमारे एनवायरनमेंट पर हो रहा है। नहीं, तो ये क्वेश्चन सर से ही है कि सर क्या मतलब जब ऐसे निर्माण किए जाते हैं तो पर्यावरण के लार्जर जो पॉइंट्स हैं क्या उनको बिल्कुल अनदेखा कर दिया जाता है? वो तो फैक्ट है कि इंडिया में पर्यावरण, एनवायरनमेंट आज भी बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। नहीं, चूंकि आप टाउन प्लानर रहे इसलिए मैं ये स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ। बांट रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वाकई
कागज़ पे इन्वायरमेंट बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, लेकिन प्रैक्टिकली इन्वायरमेंट कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। लोग उसको इग्नोर करते आ रहे हैं, इवन कोर्ट भी इग्नोर करती आ रही है। दीवान जी से भी आप बात करेंगे तो बताएंगे कई दफ़ा कोर्ट में PIL हुआ और कोर्ट जानते समझते भी उसको इग्नोर कर दी। नहीं तो क्या हमारी सोसाइटी सेंसिटाइज नहीं है? सोसाइटी सेंसिटाइज नहीं है, सोसाइटी उसमें कोई दो राय नहीं डिमांड है। करे कि भाई आप हमें जब भी ऐसे ही प्रोजेक्ट ऑफर कर रहे हैं तो उसमें पर्यावरण कोई नहीं, आप देखिए ना, और लोग और सब चीज़ पे RTI लग जाता है कि भाई हम अथॉरिटी से देख लेते हैं कि भाई इसमें कितना फ्लोर सैंक्शन है, इसका एरिया कितना बड़ा है, पार्क कितना बड़ा है, ये हम पता कर लेते हैं कि इन्वायरमेंट क्लियरेंस के लिए कोई आदमी सजग नहीं है। ठीक है, ये अपने आप में एक चिंता की बात तो है, लेकिन सवाल ये है कि ये प्रश्न इतने गंभीर हैं, इतने बड़े हैं कि क्या उसको उठाने की जानकारी भी लोगों के पास है या नहीं है, लोग उतने सेंसिटाइज हैं या नहीं है, ये भी अपने आप में एक डिबेट का विषय हो सकता है। फिलहाल आपको बता दें कि D-Day के लिए ट्रैफिक डाइवर्जन की भी व्यवस्था है, उसके लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए। क्या है वो निर्देश, सीधे चलते हैं अंजलि के पास। बिल्कुल रवि, आप ठीक कह रहे हैं। कल रविवार के दिन दोपहर 2:30 बजे जब ये बिल्डिंग धराशायी होगी, उस दौरान कई सारे प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाएगा, जिसमें से एक ये भी है ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल किया जाए। नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने रूट डाइवर्जन का प्लान जारी किया है। जो लोकल हैं, स्थानीय जो लोग हैं, उनके लिए बाकायदा एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। देखिए वो नंबर हम आपको बता देते हैं। नंबर है 012024253001 और दूसरा नंबर है जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है 012024253002। ये दो नंबर्स हैं जिन पर फोन करके आप अपनी समस्या को बता सकते हैं, खास करके नोएडा ट्रैफिक पुलिस को। नोएडा प्राधिकरण ने एक कंट्रोल रूम भी तैयार किया है और इस कंट्रोल रूम में सभी विभागों के साथ जो समन्वय है वो रखा जाएगा, कोऑर्डिनेशन रखा जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है और पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि इतनी बड़ी 32 मंजिला इमारत को विस्फोट कर धराशायी किया जाएगा और इसको देखते हुए तमाम वो सावधानियां बरती जा रही है। लेकिन देखिए, सबके जहन में सवाल है कि आखिर ये विस्फोट कैसे होगा कैसे। तो हम आपको इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी देते हैं, विस्तार से आपको समझाते बताते हैं। देखिए, ऐसे होगा ट्विन टावर में ब्लास्ट। दोनों टावर में एक साथ विस्फोट किया जाएगा और विस्फोट के लिए दोनों टावर में 9640 होल हैं। हर होल में 40 ग्राम से लेकर के 160 ग्राम तक बारूद भरा गया है। किसी कॉलम में 4 होल हैं तो किसी में 5 होल भी हैं। दोनों टावर में 3700 किलो विस्फोटक यानी बारूद भरा गया है। एपिक्स टावर के हर फ्लोर पर 170 कॉलम है और सियान टावर के हर फ्लोर पर लगभग 60 कॉलम है। यानी कि टावर में 2650 कॉलम में विस्फोटक यानी कि बारूद भरा गया है। 10 भारतीय और 7 विदेशी ब्लास्टर्स ब्लास्ट में शामिल हैं। 100 मीटर की दूरी से इलेक्ट्रिक वायर के जरिए ट्रिगर होगा और उसके बाद ट्विन टावर धराशायी हो जाएगा। रवि, आपके साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, आपके माध्यम से मैं सवाल आलोक जी से करना चाहूंगी। ट्विन टावर की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि ट्विन टावर जब बनाया जा रहा था किसी भी नियम का पालन उसमें हुआ नहीं, लेकिन आने वाले समय में भी और अभी भी हम देखते हैं कि चाहे वो बिल्डर फ्लैट हो या फिर ऐसी सोसाइटी में बने बहुमंजिला इमारत, कई जगहों पर नियमों का पालन अभी भी नहीं किया जा रहा है। क्या इसके लिए सख्त दिशा निर्देश कोर्ट को भी देने की जरूरत है? कहां पर और सावधानी बरती जाने की जरूरत है, कम से कम इस बड़ी घटना से सबक लेते हुए? जी, आपने बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट पूछा है। मैं ये बात कह भी रहा था, डिस्कस भी कर रहा था कि ये एक एग्जाम्पल सरकार के लिए होना चाहिए। आप अगर सर्वे करें, अगर हाल में एक सर्वे कराया गया था अथॉरिटी के द्वारा ही, तो पता चला कि छोटे से इलाका है यहाँ पे इंदिरापुरम, वहाँ पे 1900 फ्लैट इलीगल पाए गए। तो आप बताओ कि जो लोग, अब ठीक है, मैं बेसिकली राइट टू इन्फॉर्मेशन पे काम करता हूँ, ढेर सारा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी फाइल कर चुका हूँ। तो अगर आदमी कोई PIL फाइल करे और डिमोलिशन का ऑर्डर ले आए तो आप एक तरह का कोहराम मच जाए, क्योंकि जो लोग रह रहे हैं और उनके डिमोलिशन मैं कराने जाऊँ तो पता चला मेरे खिलाफ ही लोगों की लॉबी खड़ी हो जाती है। तो आप जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, ये हमारे देश में अभी तक इसको गलत निगाह से देखा ही नहीं जाता। लोगों को लगता है कि ये पार्ट ऑफ हमारे वर्क का हिस्सा ही है। कोई बात नहीं है भैया, हम 3 फ्लोर का परमिशन मिला है, हम 5 फ्लोर बना लेते हैं। हमें 14 फ्लोर, आप ऐसा अपार्टमेंट है, मैं नाम लूँ तो एक और बवाल हो जाएगा, जिसमें 14 फ्लोर का परमिशन मिला था और बाद में 33 फ्लोर बन गए। और खैर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने फिर उसको रेक्टिफाई कर दिया और फिर परचेजेबल FAR दे दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सरकार से कि गवर्नमेंट
अपना साख बचाना चाहती है, अथॉरिटी का साख बचाना चाहती है, क्योंकि ये तो देख लिया सरकार ने कि ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार की जर्नी ये और इमारत। हैरानी की बात ये है कि ये सब कुछ बड़े बड़े शहरों में हो रहा है। नोएडा जैसे शहर में भी हो रहा है, जहां पर अमूमन ये माना जाता है कि नियमों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। ये कोई गांव कस्बे की बात हम नहीं कर रहे हैं, बड़े शहरों में ये सब कुछ अभी भी हो रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर ये कि ट्विन टावर को लेकर बड़ी जानकारी मिल रही है। नोएडा में ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी लगेगी और 31 अगस्त तक ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दिया गया है। ट्विन टावर गिराने की वजह से ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा है। देखिए, कई ऐसी सावधानियां हैं जो कि बरती जा रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है अपने आप में। समझिए आप, 32 मंजिला इमारत को धराशायी करना है, लगभग 18 करोड़ का खर्च आ रहा है और विस्फोटक यूज करके इस पूरी बिल्डिंग को ब्लास्ट करके धराशायी किया जाएगा। बिल्कुल। और देखिए, भ्रष्टाचार की ये इमारत गिरेगी, भ्रष्टाचार की ये जो ट्विन टावर है ये ध्वस्त होगा और इसके लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। एक बटन दबेगा, भ्रष्टाचार की इमारत गिरेगी। लेकिन ये इमारत की जो पूरी बुनियाद है वो कैसे रखी गई उसके बारे में भी जल्दी से हम ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं, और कैसे इस इमारत को, इस भ्रष्टाचार की इमारत को एक बटन दबाकर ध्वस्त कर दिया जाएगा। तो देखिए, 23 नवंबर 2004 की बात करें, 23 नवंबर 2004 नोएडा अथॉरिटी ने सेक्टर 93A में इसके लिए जमीन आवंटित की थी और इस जमीन पर 14 टावर का नक्शा और 9 मंजिल बनाने की मंजूरी दी गई थी। 29 दिसंबर 2006 को 14 टावर 11 मंजिल तक फ्लैट बनाने की मंजूरी, और कुछ दिन बाद नोएडा अथॉरिटी ने 15 टावर बनाने का नक्शा भी पास कर दिया। देखिए ग्रेजुअल ये कैसे चीजें आगे बढ़ी हैं। और इसके बाद नोएडा अथॉरिटी ने फिर 16 टावर बनाने की मंजूरी दी। 26 नवंबर 2009 को अथॉरिटी ने 17 टावर बनाने का नक्शा पास किया। 2 मार्च 2012 को संशोधन करते हुए FAR को और बढ़ा दिया। अब 40 मंजिल तक बनाने की इजाजत दी गई और ऊंचाई इसकी 121 मीटर तक तय कर दी गई। और लेकिन उसके पहले ही देखिए मामला अदालत तक पहुंचा और आज हम ये हश्र देख रहे हैं। हम जहां पे इस वक्त मौजूद हैं, इस वक्त बैठे हुए, ठीक हमारे पीछे वो ट्विन टावर नजर आ रहा है। सच्चर साहब, ये तो जैसा आलोक जी कह रहे थे कि वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप ये करप्शन की बिल्डिंग ऊंची होती गई। यानी अधिकारी आते रहे, मुआयना करते रहे, फाइलें बढ़ती गई। करप्शन की वजह से ये बिल्डिंग जो है देखिए 40 मंजिला तक मंजूर हो गई। बीच में कहीं भी आप लोगों को लगा नहीं कि ये लड़ाई जो है हम हार सकते हैं, क्योंकि हम तो लड़ रहे हैं लेकिन ये मामला रुक नहीं रहा। हमारे ऑब्जेक्शंस तो जा रहे हैं लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं, बावजूद इसके कि वो जानते हैं कि वो गलत कर रहे हैं। नहीं, हम हमारे RW टीम्स एक्चुअली मैं यहाँ पर ज्वाइन मैंने 2015 में किया। जो ये बैटल चल रही थी RW की तरफ से, आई थिंक 10-12 ईयर्स प्रीवियसली चल रही थी, एंड दे हैव नॉट लेस एनी होप एंड दे वर कंटिन्यूअस फाइटिंग, जिसका आप नतीजा देख रहे हैं कि मैटर हैज़ बीन, जो हमारे ऑनरेबल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने ही हैज़ टेकन द राइट डिसीजन एंड वी हैव वॉन इट फाइनली। तो क्या ये बात आप लोग के मन में था कि भले ही कितना बड़ा नेक्सस हो, जीतेंगे हम ही? That was naturally when we are fighting, we have taken all the things, सब plans पढ़े हमने, सारी सिस्टम पढ़े, ठीक है, हमारी टीम्स ने हर चीज़ को पूरा मुआयना किया, then only we fought nicely with all the proper records with us. यानी आप लोग को ये विश्वास था कि हम सही हैं तो हम जीतेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे स्टूडियो चलेंगे अंजलि के पास। अंजलि, ओवर टू यू। बिल्कुल रवि, जहां आप ग्राउंड जीरो से जानकारी दे रहे हैं, एक्सपर्ट्स के साथ ये बता रहे हैं कि आखिर कौन से वो रिस्क फैक्टर होंगे जिसको ध्यान में रखते हुए ट्विन टावर को धराशायी किया जाएगा। एक लेटेस्ट और अपडेट आ रही है जिसके बारे में मैं आपको बताती हूं। खबर ये, 10 वैज्ञानिकों की टीम जांच के लिए ट्विन टावर पहुंची हुई है और 10 से ज्यादा ब्लैक बॉक्स लगाए गए हैं। ब्लैक बॉक्स वहां पर लगाए गए हैं और ये 10 वैज्ञानिकों की एक पूरी टीम है जो कि इन्वेस्टिगेशन करेगी, जांच करेगी। ट्विन टावर को कल 2:30 बजे धराशायी करना है और उससे पहले ये जांच बहुत जरूरी। और अब आपको ये समझाना जरूरी है कि आखिर धमाके से पहले कौन कौन सी सावधानियां बरती जा रही है, वैज्ञानिक क्यों पहुंच रहे हैं, ये आपको बताएंगी सुरभि। सीधे वहां चलते हैं।
तो इन्फॉर्मेशन अब आपके सामने होगी और समझना होगा कि ठीक धमाके से पहले मौके पर और आसपास आखिर स्थिति होगी क्या और उस स्थिति को कैसे मॉनिटर किया जा रहा है। तो डेमोलिशन को लेकर ये जो पूरा प्लान है, फिलहाल ये गूगल अर्थ का एक व्यू आपको हम दिखा रहे हैं क्योंकि ये एग्जैक्ट वो लोकेशन है, ये एग्जैक्ट वो व्यू पॉइंट है जहां पर ट्विन टावर स्थित है। अब क्योंकि ये रेजिडेंशियल एरिया है इसलिए लोगों के कंसर्न जिस तरीके से सामने आ रहे हैं उसके तहत कई बड़ी टीम्स यहां पर ना सिर्फ पूरे मामले को इस व्यू पॉइंट से देखते हुए इन्वेस्टिगेट करती रही, लेकिन उसी के तहत ये लोकेशंस भी ट्रेड की गई कि आखिर कौन कौन से ऐसे इनिशिएशन पॉइंट्स होंगे और जिस तरीके के यहां पर एरिया डेवलप किया गया है, जिस तरीके से ये पूरी सिटी डेवलप की गई है, इस पूरे टाउनशिप को मॉनिटर करते हुए ही बाकायदा एक्सपर्ट्स की टीम इन लोकेशंस को मॉनिटर करती गई। अब ये हम आपको एग्जैक्ट पॉइंट्स इसलिए भी बता रहे हैं ताकि आपको पता लग पाए कि आखिर ये इंपॉर्टेंट एरिया क्यों है। यहां पर हमने देखा किस तरीके से और ATS विलेज है, सेक्टर 93 के AK पार्क हैं और इसके अलावा नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे का जो पूरा पैरेलल रूट है उसको भी आखिर बंद करने का फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि महज 9 सेकंड का वक्त लगेगा, 9 सेकंड का वक्त होगा जब इन ट्विन टावर्स में किए जाएंगे धमाके। अब उन धमाकों का क्या आसपास के पूरे इलाके पर भी असर होगा, इसलिए इस आसपास के इलाके को जिस तरीके से मॉनिटर किया गया है वो डेमोलिशन प्लान का सबसे बड़ा हिस्सा था। ना सिर्फ व्यू पॉइंट को देखते हुए बल्कि इमरजेंसी असेंबली पॉइंट्स भी बनाए गए हैं और इस बारे में अथॉरिटीज ये देखते हुए ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इमरजेंसी जैसे कोई भी खुदा न खास्ता सिचुएशन आती है तो उस सिचुएशन को भी कैसे हैंडल किया जाएगा। इसीलिए इमरजेंसी सर्विसेज भी स्टैंड बाय मोड पर है और हालात को देखते हुए क्योंकि एक्सप्रेस हाईवे का ये रूट है, आवाजाही बहुत ज्यादा रहती है, कमर्शियल एरियाज भी यहां पर हैं, उन्हें पहले से बंद किया जा रहा है और ये जो व्यू पॉइंट है, जो मेन ट्विन टावर की लोकेशन है, उसके आसपास जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं और जो नजदीक अपार्टमेंट्स हैं उन्हें पहले से ही खाली करने के निर्देश दे दिए गए हैं। रवि, प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ आपकी वो बातचीत मैंने सुनी जिन्होंने सबसे बड़ा कंसर्न यही जताया था कि लोगों के बीच के डर को दूर करते हुए ही तमाम टीम्स उन पॉइंट्स पर गौर कर रही थी ताकि इमरजेंसी सिचुएशन के साथ साथ इवैक्यूएशन के प्रोसेस को पहले ही एग्जीक्यूट किया गया है, इमरजेंसी सिचुएशंस के साथ भी डील किया जा सके। रवि, क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? क्योंकि जिस तरीके से बकायदा प्लान किया जा रहा था इस पूरे ट्विन टावर को ध्वस्त करने से पहले इसकी एग्जीक्यूशन को देखते हुए इंपॉर्टेंट था एरिया मॉनिटर करना, इंपॉर्टेंट ये था कि उसके अगर कोई आफ्टर इफेक्ट्स नजर आते हैं तो उन सिचुएशंस में, इमरजेंसी सिचुएशंस में कैसे टीम स्टैंड बाय मोड पर रहेंगी। बिल्कुल, देखिए इसके लिए भी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी काफ़ी मदद मिल रही है और खुद जिस कंपनी के ज़िम्मे ये सारा काम है उसकी तरफ से भी ये कहा गया कि हर तरह के इमरजेंसी सिचुएशन के लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और नोएडा अथॉरिटी, नोएडा एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों, पुलिस हो, उनका कोऑपरेशन मिल रहा है, चाहे वो फायर फाइटिंग टीम हो, मेडिकल टीम हो। देखिए जैसा हम डॉक्टर साहब से बात भी कर रहे थे वो भी बताएंगे कि सर किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए क्या तैयारी और कैसे ये पूरा कोऑर्डिनेट होगा। मान लीजिए किसी को अचानक से हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो फ्रॉम दैट इमरजेंसी पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट वो क्या यहाँ पे पूरा का पूरा चेन बना हुआ है। आई थिंक ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसे देखा गया है क्योंकि हमने ये देखा है कि जब भी डस्ट पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, फॉग्स आएंगे देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि लोगों में ये दिक्कत आ सकती है। तो मैं यथार्थ हॉस्पिटल की तरफ से एम्बुलेंस यहाँ तैनात होगी, हमने वहाँ पर कुछ बेड रिजर्व्स करा के रखे हैं जस्ट इन केस की कोई इमरजेंसी आती है तो उसके लिए इमीडिएट सर्विस प्रोवाइड की जाए। इवन लोगों को जो भी हॉस्पिटल में स्टाफ है उसको, बिकॉज दिस इज़ समथिंग जो हम रोज़ नहीं देखते हैं कि डस्ट पोल्यूशन आया, बिल्डिंग डेमोलिशन हुआ है, उस तरह से किस तरह की एलर्जीज आ सकती हैं, किस तरह से पेशेंट्स को प्रॉब्लम आ सकती है। तो उनको ट्रेनिंग दी जा रही है हॉस्पिटल में कि अगर ऐसा कोई मसला आता है, इवन सीनियर डॉक्टर को हमने वहाँ पर तैनात किया है। हॉस्पिटल में बेड रिजर्व किए गए हैं, मेडिसिन की सप्लाई अप्रोप्रिएट रखी गई है ताकि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम तो ना हो। अलग अलग अस्पतालों के, जैसे हमने फेलिक्स की बात की, आप यथार्थ की बात करें तो ये कोऑर्डिनेशन कैसे हो रहा है? सो बेसिकली जो एम्बुलेंस है, उनकी एम्बुलेंस भी रहेगी, आपकी भी रहेगी, जो उन्होंने बेसिकली डिफरेंट स्टेशंस पे एम्बुलेंस अरेंज की गई हैं। जो भी नियर बाय एम्बुलेंस होगी उससे पेशेंट को वहाँ पहुँचाया जाएगा, रादर देन कि हम ये सोचें कि हम इस एम्बुलेंस में जाएं या उस एम्बुलेंस में। इट इज़ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस की, क्योंकि डिफरेंट स्टेशंस पे एम्बुलेंस अरेंज की गई हैं और जहाँ से भी हमें लगेगा कि जो भी नियर बाय एरिया से हम पेशेंट्स को एम्बुलेंस की सर्विस दे सकते हैं उस सर्विस के थ्रू उसको हॉस्पिटल में पहुँचाया जाएगा। सर एक सवाल चूंकि रह गया था, पर्यावरण की बात हो रही थी, पर्यावरण की वजह से इमारतों को डिमोलिश करने की कोई घटना है,
कोई एग्जांपल आप बताना चाहेंगे? exactly. महाराष्ट्र में हमने देखा था कोची में, आरे केरल में प्रोजेक्ट को ले भी काफी बड़ा विवाद हुआ था, हालांकि वो सरकार का प्रोजेक्ट था, लेकिन इस तरह के कोई एग्जांपल्स हैं और क्या इससे कोई मैसेज अक्रॉस द नेशन बिल्कुल जाता है? बहुत ज़रूरी सवाल आपने पूछा है। कोची में इसी तरह 4 बिल्डिंगें थी जो कि करीब 19-20 फ्लोर की थी, उनको डेमोलिश किया गया था 2020 में। तो वे एनवायरमेंट क्लियरेंस का मामला था, उनका कोस्टल रेगुलेशन जोन के कुछ नॉर्म्स थे उसको वायलेट किया था। लेकिन सबसे एक बड़ी चौंकाने वाली बात पूरे मामले में ये आती है कि जितनी प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं गाज उन्हीं पर गिरती है। सरकारी वायलेशन कहीं होते हो, सरकारी प्रोजेक्ट हो, उन पर कोर्ट कुछ नहीं कहता है, उनको नहीं रोकता है। द्वारका एक्सप्रेस वे पूरा एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं है, 3 रेजिडेंस कोर्ट में घूम रहे, 3 साल हो गए, कुछ उस पर एक्शन नहीं हो रहा है। 4 धाम प्रोजेक्ट एनवायरमेंटल वायलेशन। नहीं तो मेरा सवाल तो ये है कि क्यों? पर्यावरण एक ऐसी चीज है जिसका कोई विकल्प नहीं है। मकान का विकल्प हो सकता है, दुकान का विकल्प हो सकता है, लेकिन पर्यावरण का विकल्प नहीं है, नदियों का विकल्प नहीं है, पेड़ों का विकल्प नहीं है, जीवों का विकल्प नहीं है। फिर भी सबसे लीस्ट प्रायोरिटाइज्ड क्यों है ये, सबसे नीचे प्रायोरिटी में क्यों है ये हर जगह? मैं क्यों कहूँ पर प्राइवेट सरकारी, जो लोग निजी काम भी करते हैं, क्या उनको नहीं पता कि वो पर्यावरण का नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपना नुकसान पहुंचा रहे हैं? नहीं, ये बात आपकी ठीक है कि हमारी साइक में नहीं है, सब इसको इसकी तरफ सेंसिटिव नहीं है, चाहे आम जनता हो चाहे सरकार हो। लेकिन जब हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर बात करते हैं तो हमें ये देखना होगा कि पावर किसके पास है, रिसोर्सेज किसके पास है, पूरा असला किसके पास है जो कि इन पर फैसले ले सकता है। तो वो सरकार है और कोर्ट है। अगर वे ढंग से करेंगे तो जनता अपने आप ठीक हो जाएगी। तो क्या सर न्यायालयों ने कभी इस पे संज्ञान नहीं लिया? क्या ऐसे संज्ञान तो cases बहुत नहीं है कि लिया। न्यायालय ने कहा कि भाई आप पर्यावरण का ध्यान नहीं रख रहे हैं, आप इसको रोकिए? नहीं, मेरे संज्ञान में तो यूपी में कई बार इन्वायरमेंट को लेके कई सारे PIL दायर हुए। इवन हाल में 2-2.5 साल पहले मैंने ही एक PIL फाइल की थी रोड कंजेशन को लेके कि इंक्रोचमेंट से पूरे रोड कंजेशन होते हैं और इससे पॉल्यूशन बहुत फैलता है। तो वो मतलब उस PIL में हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया, उसके बाद हियरिंग ही नहीं हो पा रही। ठीक है, लेकिन देखिए बहुत सारे लोग देखिए इस केस से एक चीज तो है कि एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर पर हर एंगल से बहस हो रही है, पर्यावरण के एंगल से भी, कानूनों की अनदेखी के भी बात लिहाज से, स्वास्थ्य के लिहाज से, और नियमों में कैसे तोड़फोड़ करके करप्शन के थ्रू ये सब होता है, उस पर भी बहस हो रही है। ये बहस कम से कम लोगों को जागरूक और शिक्षित तो करेगा। हमारी भी कोशिश यही है कि हम सब इन सारे एंगल से एजुकेटेड हों। और देखिए एक और बड़ी खबर है, एक और बड़ा अपडेट है, सुरभि के पास चलते हैं सीधे स्टूडियो। बिल्कुल। और रवि, जिस कंसर्न को आप बार बार यहाँ पर हमारे दर्शकों के सामने एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करते हुए रख रहे हैं, उसी के तहत ये खबर भी बड़ी है, क्योंकि दोनों टावर गिरने से ही हजारों टन मलबा जमा हो जाएगा। इतना मलबा, यानी 4 मंजिल की ऊंचाई तक ये मलबा नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात, मलबा हटाने में कम से कम 3 महीने का वक्त लग सकता है। इस बीच दोनों टावर्स गिरने से 3000 ट्रक मलबा जमा हो सकता है। ये बड़ी इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं और उसी के तहत रवि हम ये डिस्कस भी कर रहे हैं कि इमीडिएट इफेक्ट लोगों के ऊपर इसका नजर आए या ना आए, लेकिन क्योंकि इतना मलबा जिसकी ऊंचाई भी 4 मंजिल तक हो सकती है और जिसको हटाने में भी लग सकता है 3 महीने से ज्यादा का वक्त, जाहिर सी बात है आसपास के लोगों का बड़ा कंसर्न इस बात को लेकर भी है कि ये साइड इफेक्ट्स उन पर, हेल्थ इश्यूज उनको लेकर ज्यादा बढ़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए वही बात आ रही थी डॉक्टर साहब, यही बात आ रही थी कि एक तो इमीडिएट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और जो वो चीज़ कि 3 महीने में मैनुअली, मैकेनिकली उस मलबे को तोड़ के उसका स्क्रैप निकाल के उसको शिफ्ट किया जाएगा, उस दौरान भी तो पूरे एनवायरनमेंट में डस्ट रहेगी, एक पोल्यूशन रहेगा। बिल्कुल सही बात है। ऐसा नहीं है, जैसे कि मैंने पहले भी दोहराया कि आधा घंटे का प्रोसेस नहीं है, ये प्रोसेस अगले 3 से 4 महीने का है, जिसमें हमें देखना होगा कि हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम या इश्यूज़ लोगों में ना आए। जो डस्ट है उसको भी प्रॉपर मानकों के साथ ही डिस्ट्रॉय किया जाए और डिस्पोज ऑफ किया जाए। लेकिन जो इनिशियल इमीडिएट थ्रेट है, अगर एक बार हम उस पर पार पा लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप भी उतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा और हमें उतना ही सजग रहना पड़ेगा, चाहे वो इन्वायरमेंटल हेल्थ हो, चाहे वो तो ह्यूमन आप कह रहे हैं हेल्थ कि हो। पहला चरण पहले पार करें सुरक्षित, फिर आगे भी लोगों को इस बारे में जागरूक भी किया जाएगा, सावधानियां रखी जा सकती हैं। देखिए सारी इस वक्त अगर चिंता है, सारा फोकस है तो इस बात पे कि ये जो ट्विन टावर है सुरक्षित कैसे धमाके के साथ इनको डिमोलिश किया जाएगा। अहम जानकारियां अंजलि के पास है, सीधे चलते हैं स्टूडियो। बिल्कुल रवि, कल जो डिमोलिशन होगा उसकी जानकारी हम आज ही दे रहे हैं और आज ही अपने व्यूअर्स को ये बता रहे हैं कि आखिर ट्विन टावर में कैसे होगा धमाका। समझाते हैं आपको। देखिए, टावर को गिराने के लिए 2 ब्लास्ट होंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी ब्लास्ट में ग्राउंड
पहले, दूसरे, छठे, 10वें, 14वें, 22वें, 26वें और 30वें फ्लोर पर विस्फोट किया जाएगा। और जो बाकी बचे फ्लोर्स हैं उनके लिए सेकेंडरी यानी कि दोबारा ब्लास्ट किया जाएगा। पहले प्राइमरी ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट का जो सीक्वेंस है वो 0 से 7.0 सेकंड का होगा, यानी कि 0 से लेके 7 सेकंड के बीच का होगा, सिर्फ 7 सेकंड। सेकेंडरी ब्लास्ट 0 से लेके 3.5 सेकंड का होगा और दोनों टावर के करीब 9 सेकंड में ध्वस्त हो जाएंगे। इस ब्लास्ट को इम्प्लोजन तकनीक या फिर कंट्रोल्ड ब्लास्ट कहते हैं। रवि, मेरा सवाल वहां पर मौजूद गेस्ट दीवान जी से है, जरा उनसे पूछिए कि हमने ये देखा है दीपावली के समय में जब कुछ पटाखे फूटते हैं, आतिशबाजी होती है, तो उसका असर आसमान में क्या होता है, उसके लिए सरकारें बहुत तरह के उपाय भी करती है। ये तो बहुत बड़ा डिमोलिशन है जिसमें काफी संख्या में विस्फोटक इस्तेमाल किया जा रहा है इस बिल्डिंग को धराशायी करने के लिए। कितना भी एंटी स्मॉग गन लगा लिया जाए, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि नोएडा शहर की आबो हवा पर इसका असर पड़ेगा, हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं और एयर पॉल्यूशन बड़े पैमाने पर होगा। क्या होंगे इसके साइड इफेक्ट और कैसे इससे बचना होगा? देखिए, एक तो डस्ट का जितना है, यहाँ आसपास जितने भी पेड़ हैं इनके स्टोमेटा जो होते हैं जहाँ से ब्रीथ करते हैं इनकी लीव्स उस पर जाकर बसे गए, तो उससे इनकी थोड़ी ग्रोथ में दिक्कत आ जाती है। लेकिन इस एरिया में काफ़ी ग्रीनरी है तो दैट विल हेल्प इन एब्जॉर्बिंग एंड डिसिपेट इट्स इफेक्ट्स। दूसरा, नॉइज़ का मैंने एक देखा है कि नॉइज़ पॉल्यूशन बहुत ज़ोर से होगा, इतना धमाका आमतौर पर इंसान तो चलो आदत पड़ी हुई है ट्रैफिक में रहकर, लेकिन सब सरफेस में जितने भी जीव जंतु हैं बिल्कुल उनकी तो, वे मर सकते हैं ग्राउंड के अंदर, उनकी तो कोई कोई चिंता ही नहीं हो पा रही। बर्ड्स का भी इतना स्ट्रॉन्ग दिल नहीं होता है, बहुत बर्ड्स भी मरेंगे। तो देखिए, ये तमाम पहलू हैं सर, समय कम हो रहा है, ये तमाम पहलू हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, आप बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ, क्योंकि एक एक तस्वीर, एक एक खबर सबसे पहले इस D-Day की यानी ट्विन टावर के डिमोलिशन की हम आप तक पहुंचा रहे हैं।